तो चलिए भाई, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जाने वाले हैं। हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मोशन, गति। चलिए अब हम लोग मोशन यानी कि गति पढ़ेंगे। यहां पर से बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा रिलायबल रहेंगे। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मोशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं गति। आई रिपीट, मोशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं गति। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात पता है कि जो मोशन होता है, ठीक हो गया, मोशन गति मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज चलती है, आई रिपीट, जब भी कोई चीज चलती है, डिस्टेंस यानी कि जब चलती है तो हम कह सकते हैं कि गति में। अब जो मोशन होता है, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, मगर अगर हम बात करें, अगर आप अच्छे पेपर देंगे तो वहां ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। आपसे बोलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, तो अगर आपसे एक ग्राफ बनाएगा, ठीक हो गया, आपसे बोलेगा कि बताइए इस समय में कैसा मोशन हो रहा है, या कई सारी चीजें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मोशन में डायरेक्ट आप लोगों को ले जाऊं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा एक्सेलरेशन, त्वरण से, ठीक हो गया भाई। जो सबसे पहली डेफिनेशन है, छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं, इनको हम ऐसे ही करके निपटाएंगे। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मोशन के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, या भाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्वरण। आई रिपीट, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी कि जिसे कहा जाता है त्वरण। अगर मैं त्वरण की बात करूंगा, एक्सेलरेशन की बात करूंगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बताइए भाई निम्न में से कौन सी एक त्वरण की परिभाषा है, या निम्न में से कब त्वरण होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर त्वरण हम उसे कहते हैं, एक्सेलरेशन वह होता है जब भी, जैसे आप लोग अपनी बाइक चलाते हैं, जो लोग नहीं चलाते उनको पता है कि एक्सेलरेटर देते हैं तो बाइक आगे बढ़ती है, मोशन होता है एक्सेलरेटर देने से। मगर वह एक्सेलरेशन या त्वरण की पूर्ण परिभाषा नहीं है, कंप्लीट परिभाषा, या मैं बोलूंगा कि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। त्वरण कब होगा? आप बोलेंगे कि सर त्वरण तब होगा, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कब हो रहा है? सर एक्सेलरेशन तब होगा जब या तो स्पीड, जब या तो चाल बढ़ेगी या स्पीड चाल घटेगी। आई रिपीट, या तो जब स्पीड बढ़ेगी या तो जब स्पीड घटेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब डायरेक्शन चेंज होगी। इन तीनों में से जब भी कुछ होगा, यानी कि जब दिशा में परिवर्तन आएगा, इन तीनों में से जो भी होगा, अगर इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है किसी भी वस्तु के साथ, तो आप बोलेंगे कि वह वस्तु एक्सेलरेटेड में है, यानी कि वह वस्तु कभी त्वरण में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला त्वरण से बनने वाला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए जो एक्सेलरेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, इसे हम छोटे a से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। अच्छा, अब एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में लेते हुए चलूंगा, त्वरण क्या होता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेग होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मेन बात आती है कि सर वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना है भाई, इधर सुनते रहना। सबसे पहले आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेग और चाल में, वेलोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं वेग, एक होता है हमारे पास स्पीड जिसे हम लोग बोलते हैं चाल। देखो भाई, इन दोनों में एक बढ़िया सा डिफरेंस होता है। देखो, अगर आप पूछेंगे मेरे से कि सर बताइए जो वेलोसिटी और स्पीड होती है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से सुनना, बोलना मत। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि जिसे मैं बोलूंगा विस्थापन बट्टा समय। और याद रखेंगे यहीं पर को, अगर हम पूछेंगे समय बराबर, तो ये होता है दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टा चाल। अब इन दोनों में जो अंतर होता है भाई, वह क्या होता है ना, जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह एक वेक्टर होता है। ध्यान से सुनना, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम वहीं पर कोई स्पीड चाल की बात करेंगे तो यह होती है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा,
अब मेन बात आती है कि ये स्केलर और वेक्टर क्या जड़। क्लियर हो गया ना? अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे भाई, जो स्केलर होता है, अगर मैं स्केलर की बात करूंगा कि जिसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशियां, और जिसे वेक्टर मतलब सदिश राशियां। क्लियर हो गया ना? अदिश राशियां, स्केलर मतलब ये SELAR, स्केलर मतलब अदिश राशि है, यह होता है एक सदिश राशि है। बस समझा रहे हैं, समझ पाए तो। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी मान, वैल्यू और डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला, ध्यान तो सुनना, मैंने बोला कि एक गाड़ी, ध्यान तो सुनना, मैंने बोला एक गाड़ी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक हो गया? ये मैंने क्या बताया? गाड़ी की स्पीड बताई। क्या बताया मैंने? गाड़ी की स्पीड। अगर मैं बोलूंगा एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो ये क्या बताया मैंने? उसका वेलोसिटी। क्या बताया मैंने? उसका वेलोसिटी। यानी कि जिसमें दोनों चीजें हो, दिशा भी हो और मान भी हो, वह होगा वेक्टर। जिसमें केवल और केवल मान हो, जिसमें केवल और केवल वैल्यू होगी, वह होगा आपका स्केलर। इतना समझ में आया? तो याद रखेंगे भाई, ये जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, देखो यहां पर वो क्या भी है, डायरेक्शन में भी परिवर्तन है। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन होता है जितना आप एक्सेलरेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। मैंने चेंज इन स्पीड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या भी आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक्सेलरेशन किस में भी बदलाव है, डायरेक्शन में भी बदलाव है। मगर क्या हम स्पीड, चाल में हम डायरेक्शन की बात करते हैं? नहीं। हमने क्या दिशा की बात करी? नहीं, क्योंकि हमने दिशा की बात किसमें करी? वेलोसिटी में करी। तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन, इसको चलिए इधर को लिख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे दिखाने वाला। अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और त्वरण, आपसे पूछेगा त्वरण का फॉर्मूला। पहली बात तो ये भी पूछता है त्वरण बड़े ए से दिखाते हैं छोटे ए से? याद रखना है छोटे ए से दिखाते हैं। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। चेंज इन टाइम, ए बराबर मैं हिंदी में लिख देता हूं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। और अब यहां पर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट निकालने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, और याद रखेंगे भाई वेलोसिटी में अगर बदलाव आएगा, यानी कि कितने वेग से चल रहा है, तो याद रखेंगे डेल्टा वी, आई रिपीट डेल्टा वी। और याद रखेंगे अगर हम बात करेगा चेंज इन टाइम, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा सेकंड। वो क्या हो जाएगा भाई? सेकंड हो जाएगा। और याद रखेंगे यहां पर से जो आपका फॉर्मूला बनता है वेग में परिवर्तन, वेग को हम मीटर में नापते हैं, समय में परिवर्तन तो S इंटू एस, तो A बराबर जो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। समय में परिवर्तन मतलब डिफरेंस इन टाइम, मैंने क्या बोला? डिफरेंस इन टाइम, समय में परिवर्तन। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछेगा बताइए जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसका यूनिट, उसकी इकाई क्या होती है? तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला पूछेगा तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। आई रिपीट, वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। क्लियर हो गया भाई? वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड, वैसे ऐसे होता है जो ऊपर लिखा हुआ ना, मैंने नीचे लिख दिया डायरेक्ट सेकंड इंटू सेकंड। वेग में परिवर्तन कितना मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आया, बट्टे में क्या होता है सेकंड, ऊपर जब सेकंड जाता है तो क्या हो जाता है सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। समझ में आया भाई? ये वेलोसिटी होती है, ये होता है मीटर पर सेकंड बट्टा सेकंड होता है। ठीक हो गया? समझ में आया? ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, बस याद रखेंगे भाई जो त्वरण होता है उसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछता है एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई समझ में आ गया? त्वरण समझ में आया? अगर त्वरण की परिभाषा पूछेगा तो कभी भी या तो स्पीड बढ़ेगी तो भी त्वरण, स्पीड घटेगी तो भी त्वरण, अगर दिशा भी बदलेगी तो भी क्या होगा? त्वरण होगा, तो भी एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। स्पीड में परिवर्तन क्यों नहीं लिखा सर आपने? आप तो कहते हैं स्पीड बढ़ाया ज्यादा, तो मैंने यहाँ एक और चीज लिखा हुआ डायरेक्शन। और आपको पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल किसकी बात की जाती है?
केवल और केवल स्पीड, या मैं ऐसा बोलूंगा केवल और केवल मैग्नीट्यूड। केवल और केवल क्या होता है इसके पास? परिमाण होता है। क्या होता है भाई? देखो भाई, अगर इसको नहीं पता मैं यहां पर को लिख देता हूं, वेक्टर किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और वैल्यू दोनों होती हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण भी होता है या वैल्यू होती है, एक किस्म का मान होता है, और डायरेक्शन दिशा दोनों होती हैं। अगर स्केलर की बात की जाएगी, जो ये वेक्टर सदिश राशियां और स्केलर अदिश राशियां, और अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसके पास केवल और केवल क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है। केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर हो गया ना? तो जिसके पास केवल और केवल क्या होती है? डायरेक्शन होती है, केवल और केवल दिशा होती है। जैसे मैंने अभी एक और बार आपको समझा दे रहा हूं, ये मैंने बोला, चलिए इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है? ध्यान से सुनना, इसको भी यहां पर से मिटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, दो एग्जाम्पल हमारे पास, वेलोसिटी और स्पीड। मैंने बोला जब भी मैं लिखूंगा, जब भी मैं वेलोसिटी लिखूंगा, जब भी मैं वेग लिखूंगा, ध्यान से सुनना, जब भी मैं वेग के बारे में लिखूंगा मैं बोलूंगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब मैं बताऊंगा किसी भी चीज की, मैंने बोला तुम घर को जाते हो और घर है तुम्हारा ऊपर चंडा, क्लियर हो गया? तो आप चलेंगे, ध्यान से सुनना, आपकी गाड़ी की रफ्तार मैंने बोली 30 किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो बस इसकी स्पीड है, मगर तुम तो वेलोसिटी पूछ रहे हो, आप बोलेगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में? क्योंकि चंडाल उत्तर को बढ़ता है, ये वेलोसिटी। और अगर मैं इसी को खाली क्या बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हट जाएगा। समझ में आ गया? 2% बैटरी बची है, ये वाला हो जाएगा, इसके बाद दूसरा लगा लेंगे। बोलो मत, ये समझ में आया? प्ले कर, पॉज नहीं किया। चलिए भाई, तो एक और बार इसको रिवाइज करना, देखिएगा। तो मैं हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर और हम पढ़ रहे थे वेक्टर और स्केलर, जिसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां। देखो भाई, वेक्टर सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशियां वो होती हैं जिसके पास केवल और केवल परिमाण होता है। और याद रखेंगे, अगर जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, अगर मैं बोलूंगा, जैसे मान लेते हैं आपसे बोलते हैं, आपने सुबह उठकर 4 घंटे पढ़ाई करी, तो बस आपकी वैल्यू पता है। हमने ऐसा पूछा कि किस दिशा में देखकर पढ़ाई करी, नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, नहीं पूछा। बस आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, वो क्या हुआ, स्केलर हुआ, वेक्टर हुआ, स्केलर, क्योंकि हमें बस उसमें क्या पता है, आपकी वैल्यू पता है। क्लियर हो गया ना? बट हाँ, अगर मैं बोलूंगा मैंने 15 मिनट पढ़ाया, 15 मिनट कंटिन्यू पढ़ाया, मैंने बोर्ड की मुंह देखकर पढ़ाया, यानी कि नॉर्थ फेस किया, तो मैं आगे लिखूंगा 15 घंटे उत्तर और मुख कर मैंने क्या किया, पढ़ाया। तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। जहां मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ दिशा की बात हो रही होगी, वह सदिश राशि होगी। जहां केवल और केवल परिमाण होगा, वह अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेलरेशन, त्वरण, और हमने पढ़ा त्वरण कब होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है त्वरण की इकाई या मात्रक भी आप इसे कह सकते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई रिपीट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरणों के बारे में। ध्यान तो सुनिएगा भाई, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गति के समीकरणों के बारे में। देखिएगा भाई, आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि गति की 3 समीकरण हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। वहां पर से बढ़िया प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, आपसे पूछा जाएगा, भाई बताइए निम्न में से कौन सी इक्वेशन सही है या गलत है। आपको इक्वेशन को पता होना चाहिए। गति के समीकरण याद रखेंगे भाई। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि जब भी गति होती है, गति में 3 समीकरण बनती हैं। इससे बढ़िया न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, आई रिपीट, गति के समीकरणों की हम बात करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करने वाले हैं। और देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। आप सभी लोग जानते हैं 3 गति की समीकरणें होती हैं। अगर हम बात करेंगे प्रथम गति की समीकरण जो होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, इनमें से कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए
v इज इक्वल टू AT में a क्या होता है या u क्या होता है। दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और याद रखेंगे दोस्तों, जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब सुनना, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछेगा यहां पर से इनके मान, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपसे बोलेगा बताओ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है, ये पांच चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनेंगे भाई, अगर आपसे पूछेगा u बराबर क्या है, v बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो v है, याद रखेंगे v है फाइनल वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं है, v है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेलोसिटी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन त्वरण, t है टाइम समय, s आपकी परीक्षा में पहले आया हुआ है, यह है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहां पर से यहां पर को अगर कोई चीज गई तो उसने 2 मीटर का क्या किया है, विस्थापन किया हुआ, यानी कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु के स्थिति में जो बदलाव आते हैं उसी को हम वेग कहते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, अगला है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, टाइम समय, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये इनके मान है। आपके पेपर में बस इतना ही आता है। कभी कभार अगर हो गया, एक न्यूमेरिकल बन गया, वैसे बनता नहीं है ज्यादातर यहां पर से न्यूमेरिकल, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल हो जाता है। अगर आपसे पूछेंगे कोई भी गाड़ी है या कोई भी चीज है, ठीक हो गया ना, आपसे अगर पूछ लिया, मान लो दूसरी वाली में पूछ लिया किसी एक गाड़ी का प्रारंभिक वेग कुछ भी हो सकता है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह इतने समय में इस दूरी को पूरा करती है, त्वरण इतना है, समय इतना है, तो बताइए उसने कितना विस्थापन किया। तो यहां पर से अगर न्यूमेरिकल आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण, 3 समीकरणों से हल्के फुल्के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्लियर हो गया भाई। और ज्यादा इसमें कुछ खास आता नहीं है भाई, ठीक हो गया, जितना आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, आज से क्वेश्चन पूछेगा, 4 समीकरण देगा, आपसे बोलेगा निम्न में से कौन सी एक समीकरण नहीं है। और देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा अगर वो हेर फेर कर देगा, अगर मान लो u को इधर ले गया तो v माइनस यू बराबर AT भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक हो गया ना। यहाँ पर को s माइनस यूटी बराबर हाफ AT स्क्वायर हो सकता है, ज्यादातर यहाँ चेंज करते हैं वो v स्क्वायर और u स्क्वायर बराबर 2as, तो आप कर सकते हैं v प्लस यू इंटू v माइनस यू बराबर 2as। अगर मान लो एक इक्वेशन को तोड़कर 4 इक्वेशन बना दी और बोला कि कौन सी एक इक्वेशन सही नहीं है, तो आप ड्राइव कर लेंगे। ठीक हो गया भाई, मैंने आप लोगों को बताया था एक इक्वेशन को तोड़कर ड्राइव कर लीजिएगा, अन्य इक्वेशन बना लेंगे, अन्य समीकरण बना लेंगे, तो आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपके पेपर में समीकरण आती हैं और आपसे पूछेगा दी गई समीकरण में v क्या है, u क्या है, s क्या है, a क्या है, t क्या है। t इजी है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है s, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। चलिए दोस्तों, बिना समय को खराब किए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है और वह होता है हमारे पास जिसमें हम अंतमा पढ़ते हैं, जो इसमें हम लोग बोलते हैं भाई न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। हम लोग 3 न्यूटन के गति के नियम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करेंगे, न्यूटन के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ध्यान से सुनना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अगर आपसे बोला गया तो आपको पता है न्यूटन के 3 गति के नियम है, बढ़िया प्रश्न निकालेंगे यहां पर से, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले पहला नियम करेंगे। देखिए भाई, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, आई रिपीट, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सुनेंगे आखिर में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो याद रखेंगे, जो न्यूटन का प्रथम गति का नियम होता है वह
वह डेफिनेशन ऑफ फोर्स यानी कि बल के डेफिनेशन को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा जड़त्व का नियम कौन सा है। तो देखिएगा, जड़त्व का नियम बोलिए या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलिए, ध्यान से सुनना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट में है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट में है, याद रखेंगे, आई रिपीट, अगर कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है, अगर उसे एक कांस्टेंट स्पीड से धक्का दिया जाए, आई रिपीट, या उसे एक धक्का दिया जाए हल्का सा, तो वह तब तक चलता रहेगा जब तक उसे हम लोग क्या नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। क्लियर हो गया नहीं कि जब तक उस पर कोई दूसरा बल नहीं लगाया जाएगा। और इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। आई रिपीट, मैंने बता दिया है, इनर्शिया सिंपल। पूछेगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, कोई भी चीज को अगर हम एक बार धक्का देते हैं तो वह तब तक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उसे क्या ना करा जाए, रोका ना जाए। ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है और इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब जैसे जड़त्व भी तीन तरह के होते हैं, आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया तीन टाइप का होता है, याद रखना। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे बोलेगा कौन सा ऐसा लॉ है, आई रिपीट, न्यूटन का कौन सा ऐसा लॉ है जो बल की परिभाषा देता है, तो याद रखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम ही बल की भाषा भी देता है। बता रहे हैं ना, जब तक बल लगाएंगे तब तक वो चलेगा, जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वह नहीं रुकेगा। तो बल की परिभाषा भी कौन सा नियम देता है, न्यूटन का प्रथम नियम, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट है भाई, पहला नियम डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी देता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इनर्शिया होता है वो तीन तरह का होता है, याद रखना। जो जड़त्व होता है वह तीन तरह का होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इनर्शिया होता है वह तीन तरीके का होता है। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्लियर हो गया ना, आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो सुन लो, जिसे हम लोग बोलते हैं पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि जब कोई भी चीज किस पर होती है, रेस्ट में होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली रेस्ट को, हिंदी में आप लोगों के, हाँ, जब भी कोई किस चीज में होती है, विश्राम में होती है, यानी कि हम लोग इसे विश्राम का जड़त्व भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूंगा विश्राम का जड़त्व, इसमें क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल सुनना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे जब आप बस में बैठे होते हैं, आप बस में रेस्ट में होते हैं, आई रिपीट, बस रुकी हुई है, आप बस में बैठे हुए हैं, बस का इंजन स्टार्ट हुआ, बस जैसे आगे को चली, आप कहां को जाते हैं, पीछे को जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्चुअल पोजीशन कहां थी, पीछे को थी, क्योंकि आपको क्या दिया गया है, उस समय आपके ऊपर क्या लगाया गया है, एक फोर्स लगाया गया है। मगर इनर्शिया क्या है, आपकी मूल स्थिति कहीं और है, जब फोर्स लगाया तब आप भी क्या करें, उस फोर्स के साथ आगे को बढ़े। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया में कौन सा इनर्शिया था, रेस्ट, यानी कि विश्राम का जड़त्व। जैसे बस चलने पर धक्का लगना, बस चलने पर धक्का लगना, क्लियर हो गया ना। जब बस चलती है, जब धक्का लगता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया। अगला, अगर आपसे पूछेगा इसी का उल्टा, याद रखना, जब तीनों बस में है, याद रखना, आप बस में हर बार रेस्ट में होते हैं, तीनों बस में है, याद रखना। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन। अब मान लो इसी का उल्टा होगा, गति का जड़त्व, इसी का उल्टा होगा रे। अगर हम बोलेंगे, अगर ये तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं, मगर आपको जड़त्व में तीनों एक ही जड़त्व होता है। मैं बस थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो तीनों एग्जांपल लिखूंगा ना नीचे, इसमें से कुछ भी आएगा, क्या टिक करोगे, पहला फोर्स, बल की परिभाषा, या लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं फिर कह रहा हूं, तीनों बस में है, ध्यान से सुनना। चलो एक साथ बताते हैं एक बार, ठीक है। मान लेते हैं जब बस होती है, सबसे पहली बात तो क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, आप बस में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, आप बस में बैठे हुए, मैं बस में बैठा हुआ, अब बस चली नहीं है, मैं बस में बैठा हुआ हूं, जैसे बस आगे को चलेगी मेरे को धक्का लगेगा पीछे को। क्यों लगेगा मुझे धक्का पीछे को, क्योंकि मैं अभी रेस्ट पर था, अब बस ने मुझे क्या कराया, मूव कराया, बस ने मुझे क्या कराया, मूव कराया। तो यहाँ पर को जो इनर्शिया लगा, यहाँ पर को जो मेरा फोर्स लगा, वो रेस्ट के बाद लगा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि हम कहते हैं बल चलने पर, सॉरी बस चलने पर क्या, धक्का लगना।
पहला नियम। अगला देखो, अब एक बार चल गई बस, अब चल रही है, अचानक से रुकेगी, ब्रेक मारते जब बस, तुम कहां को गिरते हो? आगे को, क्योंकि बस तुम्हें कहां ले जा रही है? आगे को। मगर बस पहले रुक गई है, तुम्हारी बॉडी नहीं रुक पाई, तो तुम्हारी बॉडी अभी भी क्या चल रही है? आगे को चल रही है। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। क्या बोलते हैं इसे हम? गति का। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। अब जैसे मोड़ों में दिशा का जड़त्व, मोड़ में क्या होता है? अगर गाड़ी ऐसे सीधे जा रही है, गाड़ी सीधे जा रही है, तुम भी गाड़ी के साथ जा रहे हो, गाड़ी मुड़ी, मगर तुम क्या है ना, तुम गाड़ी का नहीं उड़ते, तुम कहां को जाते हो? आगे को ही जाते हो। क्लियर हो गया ना? बाहर को धक्का लगता है जब मुड़ता है, क्योंकि पहले कहां को जा रही है गाड़ी? आगे को जा रही है, मगर गाड़ी क्या जा रही है? मुड़ जा रही है, तो तुम तो वहीं को जा रहे हो ना, अभी भी तुम्हारी बॉडी वहीं को मोशन कर रही है। मगर जब गाड़ी ने, फिर थोड़ी देर बाद जब गाड़ी ने तुम्हें एयर को टेक्का लगाया, तो तुम भी गाड़ी के साथ क्या हो गए? मुड़ गए। तो ये तीन तरह के जड़त्व होते हैं, तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, और तीनों के तीनों आपसे पूछेगा, बताइए गाड़ी से आप चलती हुई गाड़ी में आप बाहर को मुड़ जाते हैं, मोड़ों में बाहर को गिरते हैं, किस नियम के कारण? बोलेंगे न्यूटन के पहले नियम के कारण। बस चलते समय रेस्ट में, बस चलते समय धक्का लगता है पीछे को, क्यों? पहला नियम। रुकती है, आगे को धक्का लगता है, क्यों? पहला नियम। समझ में आ गया ना? और पहला नियम बोले तो जड़त्व का नियम, और जड़त्व भी अलग अलग जड़त्व हैं। ठीक हो गया ना? चलिए, तो ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? बाहर, यानी कि आपके जो शरीर होता है वो कहां को जाता है? बाहर को जाता है। क्लियर हो गया? बाहर को जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऑफ मोशन में क्या होता है? जब आप मोशन में कर रहे हैं, बस अचानक से रुकेगी, तो कहां को धक्का लगता है? आगे को। ये बाहर को जाता है, ये कहां को जाता है? आगे को जाता है। और याद रखेंगे, जब बस चलती है तो उस समय कहां को जाते हैं आप? पीछे को जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कहां को जाते हैं आप? ये सब बस में जा रहे हैं आप, पीछे को जाना। बताइए भाई, समझ में आ गया? ये एग्जांपल आपके पेपर में डायरेक्ट आते हैं। समझ में आया भाई? न्यूटन का पहला नियम में कोई डाउट है किसी को? चलिए भाई, तो अभी हमने देखा पहला नियम, अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे, और फिर उसके बाद तीसरे नियम की। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, पहला मिटा दिया मैंने। ये न्यूटन के 3 लॉ, पहला लॉ हमने कर दिया जड़त्व का नियम। तीनों तरह के जड़त्व देखे, और अब मैं फिर कह रहा हूं आपके पेपर में इतना डिटेल में नहीं आएगा कि तीनों तरह के जड़त्व, मगर हाँ इतना जरूर आएगा, आपसे पूछेगा अगर बाहर को धक्का लग रहा है, किस कारण? आगे को धक्का, पीछे को धक्का, तो आप तीनों में आंसर लगाएंगे न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की। अगर हम बात करेंगे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के दूसरा लॉ, यानी कि दूसरा नियम की हम बात करने वाले हैं, और याद रखेंगे जो न्यूटन का दूसरा नियम है, आई रिपीट, न्यूटन का जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ है, इसी को कहा जाता है रियल लॉ, इसी को कहा जाता है वास्तविक नियम। आपसे पूछेगा अगर बताइए निम्न में से कौन सा न्यूटन के नियम को वास्तविक नियम कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि सर जो न्यूटन का दूसरा लॉ है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, उसी को वास्तविक नियम कहा जाता है, क्योंकि यही, आई रिपीट, यही जो न्यूटन का दूसरा नियम है, यही बल का मान बताता है, फोर्स का जो हमारा वैल्यू ऑफ फोर्स। याद रखेंगे अगर आपसे पूछेगा, जैसे वो इनर्शिया, ये रियल लॉ, और याद रखेंगे जो सेकंड लॉ है, यही हमें बताता है वैल्यू ऑफ फोर्स के बारे में, बल के मान के बारे में। अगर पूछेगा कि बल का मान कौन सा वाला लॉ बताता है, वैल्यू ऑफ फोर्स, तो बल का मान बताता है दूसरा वाला लॉ। इसमें कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मगर मैं उसके साथ नहीं चल रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा जहां से ये आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स का मान यानी कि बल का मान, तो फोर्स, आई रिपीट, फोर्स बल बराबर होता है दूसरा लॉ। हाँ याद रखेंगे, दूसरा लॉ हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग दूसरे लॉ की ही बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे भाई। जो दूसरा लॉ होता है, सेकंड लॉ, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर हो गया भाई? बल बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन, या जिसे हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और यही मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ फोर्स। और फोर्स की जो वैल्यू है वो है ma। फोर्स बराबर जो होता है दोस्तों, वह ma होता है। अब यहां पर से हम बहुत ही बढ़िया यूनिट निकालेंगे,
अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो फोर्स होता है, फोर्स की इकाई, फोर्स की यूनिट, अगर पूछेगा मात्रक बोलिए, इकाई बोलिए, तो आप सभी का उत्तर होगा कि सर फोर्स का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वह न्यूटन होता है। मगर एक और इकाई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं भाई डाइन। और आपसे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो आप बोलेंगे 10 की पावर 5 डाइन। आई रिपीट, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। क्लियर हो गया भाई? तो न्यूटन फोर्स की इकाई होती है। और अगर कभी पूछ लिया, अगर न्यूटन के बारे में अगर कभी पूछ लिया, तो आप बोलेंगे एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया? एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया ना भाई? इतना डिटेल कभी पूछेगा नहीं, बट याद रखे रहेंगे। अगर हम अब देखो, आप इससे निकाल सकते हैं मास क्या होता है, केजी में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, केजी में होता है। एक्सेलरेशन अभी अभी पढ़ा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया भाई? तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी यूनिट डाइन होती है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ये था दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा दूसरा नियम। अब हम बात करने वाले हैं इसी में तीसरे नियम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं जो तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। आई रिपीट, जो तीसरा नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। याद रखेंगे, हिंदी में बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और इसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई एक्शन रिएक्शन लॉ। आई रिपीट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। यानी कि आपको पता है एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि जब, आई रिपीट, जब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे पर लगने वाले बल होते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब भी कभी एक्शन और रिएक्शन फोर्स, यानी कि जब दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो वहां पर को हम बोलते हैं कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा सबसे पहले फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम गन, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया होगी उसी हिसाब की क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। यही कहता है दूसरा नियम। जैसे फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम अ गन, आई रिपीट, फायरिंग बुलेट फ्रॉम अ गन, यानी कि बंदूक से गोली चलना या बंदूक से गोली का चलना, बंदूक से गोली का चलना। जैसे आप लोग जब बंदूक से गोली चलाएंगे, जितनी फोर्स से गोली निकलेगी उतना ही फोर्स आपको भी लगेगा। इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई रिपीट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल होता है स्विमिंग इन रिवर्स। स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैरना। क्लियर हो गया ना? जितना अगर आप नदी की उल्टी दिशा में तैरेंगे तो जितना आप क्रिया करेंगे उसी हिसाब की प्रतिक्रिया कौन भी करती है, नदी भी करती है। कभी पूछ लिया स्विमिंग इन रिवर्स, आई रिपीट, स्विमिंग इन रिवर्स, नदी में तैरना। अगला एक और चीज है रॉकेट। जब रॉकेट जाता है आसमान में तो उसमें भी आती है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ऊपर को हम छोड़ते हैं तो वो भी ऊपर से नीचे एक फोर्स लगाता है, जिस वजह से वो कहां जा पाता है, हवा में जा पाता है। तो रॉकेट भी एक किसका एग्जांपल होता है भाई, न्यूटन के तीसरे नियम का। रिपीट, रॉकेट भी न्यूटन के तीसरे नियम का होता है। वॉक ऑन रोड, जब आप रोड पर चलते हैं, जब आप पांव रखते हैं नीचे, जितना आप प्रेशर पांव से रोड में देते हैं उतना ही प्रेशर रोड आपके पांव पर लगाती है। तो याद रखेंगे, रोड पर चलना, वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड, रोड पर चलना। तो रोड पर चलना भी एक क्या है भाई, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो न्यूटन के नियम मैंने आपको डिटेल में करा दिए तीनों के तीनों, जहां पर से आपके बढ़िया प्रश्न बनते हैं। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? तो भाई ये था आपका मोशन चैप्टर, गति चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले त्वरण के बारे में पढ़ा। त्वरण में हमने पढ़ा जब भी आप स्पीड बढ़ाएंगे, घटाएंगे या गति डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो त्वरण कहलाएगा। फिर हमने गति की 3 समीकरणें देखी और फिर हमने पढ़े न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम।
तीन नियम पढ़े। पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरा जो नियम होता है उसी को कहते हैं वास्तविक नियम, और तीसरा नियम गति प्रतिक्रिया का नियम, सॉरी मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीनों के तीनों हमने पढ़ दिए विद एग्जांपल, जहां से आपके पेपर में बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। क्या आप लोगों को कोई डाउट्स हैं? तो चलिए, ये था आप लोगों का कौन सा चैप्टर, मोशन यानी कि गति। अब नीचे वाला दबा के खत्म।